गुड इवनिंग टू ऑल। तो ये जो है ज्योग्राफी का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है। और ये आपको यूपीएससी के साथ साथ जो है, अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हैं या फिर बीपीएससी का एईडीओ दे रहे हैं, बीएसओ एएसओ, बाकी और भी एग्जाम्स में काम आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है। और खास करके यूपीएससी के लिए तो है ही, है ना। बाकी सब, क्योंकि देखिए इसमें हमारा कोशिश ये है कि जो भी फैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका कंसेप्ट सही है लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स जो होता है, कुछ कुछ डाटा जो है आपको ध्यान नहीं रहता है, और वहां पर फैक्चुअल चीजों में आप मार खा जाते हैं। तो ऐसे चीज में आप मार खाए ना खा पाए, इसके लिए ये चीज बनाया गया, ताकि कई बार क्या होगा ना, आपको अगर फैक्ट्स डाटा याद है ना, तो ही आप आंसर भी लिख पाएंगे, और तो ही आप जो है आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एलिमिनेशन टेक्निक में वो वहाँ क्या करता है, तीन चार स्टेटमेंट अगर देता है, तो तीन चार स्टेटमेंट क्या होता है, एक तरह से फैक्ट शीट होता है, एक तरह से कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स रहता है। ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, तो दोनों चीज जरूरी है ना। तो यहाँ जो है फैक्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी समझाया जाए, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स ऑन एंड सोलर सिस्टम। ठीक है। हमारा चैप्टर है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये वाला। ठीक है। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। अब समझिए यहाँ पर यूनिवर्स, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है, जैसे गैलेक्सी हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एंड नेबुला हो गए, गैसेस हो गए, डस्ट हो गए, एनर्जी और मैटर, ये सब जो है यूनिवर्स के अंदर आता है। ठीक है। मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, नेबुला, गैसेस, डस्ट, एनर्जी और मैटर, ये सब देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यूनिवर्स का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए इसको इनफाइनाइट, है ना, माना जाता है। क्या माना जाता है? इनफाइनाइट माना जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए, यूनिवर्स का स्टडी जो है, हम कहते हैं इसको कॉस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। ठीक है। कॉस्मोलॉजी। क्लियर है। इसको क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। जो कि कॉस्मोस है ना, एक तरह से दैट इज द स्टडी ऑफ कॉस्मोस। ठीक है ना। कॉस्मोस का अध्ययन, कॉस्मोस का स्टडी जो है, वो है आपका कॉस्मोलॉजी। राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो कॉस्मोलॉजी का अध्ययन यानी कॉस्मोलॉजी, जो यूनिवर्स का स्टडी है ना, वो आपकी कॉस्मोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब बात करिए। जैसे मान के चलिए, आप सोच के देखिए कि एक बहुत बड़ा सा बैलून लेके देखिए, और उसमें हवा भर दीजिए। ठीक है। और हवा जैसे भरेंगे, तो हवा क्या होगा, उसमें धीरे धीरे बढ़ता है। बैलून का डॉट्स जितने भी है, एक दूसरे से क्या होता है, दूर होते जाते हैं, है ना। जैसे उसकी स्पेस जो है ना बढ़ता जाता है ना, वैसे ही यूनिवर्स जो है ना, जैसे धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो जिस तरीके से आप बैलून हो गया या फिर कुछ भी इस टाइप से जिसमें हवा भरते हैं आप, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे जैसे आप हवा भरते हैं ना, वैसे उसे एक्सपेंड होता है। ऐसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है। ये चीज है। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है ना, जो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो क्या क्या है? सबसे पहली बात हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। किसकी? बिग बैग बिग बैंग थ्योरी। ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा, जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत जो है 13.7 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। सॉरी, बिलियन। ठीक है ना। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन ईयर्स। ठीक है। ईयर्स अगो। ठीक है।
बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, है ना। शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम में जो है एक सिंगुलैरिटी यानी कि बहुत छोटा और कह सकते डेंस और बिल्कुल हॉट पार्टिकल था, जिसमें सब कुछ जो है कंप्रेस्ड रूप से मिलता था। ठीक है, मतलब जितने भी चीजें होती थी वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में दिखाई देता था, या मतलब था इस टाइप से एग्जिस्ट करता था। ठीक है, फिर जो है धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। एक्सप्लोजन को क्या कहेंगे, एक्सप्लोजन, उसको हम बिग बैंग कहेंगे। ठीक है, बिग बैंग। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन मैं लिख देता हूँ, है ना, एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन को हम बिग बैंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बिग बैंग। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक्सप्लोजन जो है उसको बिग बैंग कहेंगे। और जो एक्सप्लोजन हुआ और जितने भी गैलेक्सी है, स्टार्स है और प्लैनेट्स है, ठीक है ना, क्या हुए, सभी गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स जो है ना धीरे धीरे क्या हो गया, वो बनने स्टार्ट हुए। मतलब गैलेक्सी बनने स्टार्ट हुए, स्टार्स बनने स्टार्ट हुए और प्लैनेट्स बन गए इस टाइप से। अभी भी यूनिवर्स जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो ये चीज पता है। और यहाँ पर दूसरा है, ये तो हो गया आपका बिग बैंग की कहानी। ठीक है, उसके बाद एक और आता है स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब देखिए ये जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये थ्योरी कहती है, इसके इसके हिसाब से यूनिवर्स ने स्टार्टिंग, ठीक है, यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ है, मतलब एक तरह समझ लीजिए इसका स्टार्ट हुआ लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, खत्म नहीं होगा। तो इस टाइप से जो है इसको समझिए कि स्टेडी स्टेट थ्योरी का मतलब है यह जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट होगा लेकिन खत्म, है ना, खत्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए इसको, मैं थोड़ा सा इसको ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है ना, एक कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, एक थ्योरी है नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ऐसा वाला। तो उससे रिलेटेड इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्टेडी स्टेट स्टेट थ्योरी का मतलब है ना तो इसकी स्टार्ट हुई है और ना ही खत्म होगी। ठीक है, ना एंड होगी और ना स्टार्ट होती है इसकी। ठीक है, ना स्टार्ट होती है ना ही एंड होती है, ऐसा समझिए। ठीक है ना। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट होना बोल दिया, पर ये ना ही स्टार्ट होगी और ना ही एंड होगी इसकी। ठीक है, तो ये जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी के हिसाब से है। ठीक है, और जो नए नए गैलेक्सी है, ठीक है, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, जिससे कि यूनिवर्स का डेंसिटी जो है ना सेम बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज है। ये थ्योरी आजकल एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, समझे। तो इस चीज को समझना। फिर है गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी, जिसको हम क्या कहेंगे, आकाश गंगा। ठीक है ना, क्या कहेंगे, आकाश गंगा। ठीक है, क्या कहेंगे, आकाश गंगा। क्लियर है, आकाश गंगा, आप समझिए इसको। गैलेक्सी एक बड़ा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस डस्ट, मतलब गैस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल और नेबुला जो है शामिल होते हैं। तो गैलेक्सी जो है सबकी कॉम्बिनेशन कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, जिसमें स्टार्स भी आता है, ठीक है, प्लैनेट्स भी आता है, आपका क्या कहते हैं, ग्रह भी आता है। ठीक है ना, मतलब ग्रह मतलब वही प्लेनेट हो गया, सॉरी। ठीक है, प्लेनेट्स, है ना, और जो भी गैस पार्टिकल है वो आ गया। फिर जो है आपका नेबुला, क्या है, नेबुला, है ना, नेबुला आ गया। ये सारे शामिल है गैलेक्सी के अंदर। एक गैलेक्सी में
मिलियन या बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक गैलेक्सी में जो है आप कह सकते हैं, वन गैलेक्सी के अंदर जो है बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस में जो है ना, बिलियंस में क्या होते हैं, है ना, स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं, एक गैलेक्सी में मिलियंस या फिर बिलियंस में जो है आपका गैलेक्सी सॉरी क्या कहते हैं, स्टार्स देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसको कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। मिल्की वे गैलेक्सी, इसका शेप जो है स्पाइरल से चक्राकार होता है, स्पाइरल होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम, सूर्यमंडल, इसके एक आउटर स्पाइरल आर्म में जो है लोकेटेड है। और सन, सूर्य जो है मिल्की वे के सेंटर के अराउंड घूमता है और एक राउंड कंप्लीट करने में लगभग 250 मिलियन ईयर्स लेता है। कितना, 250 मिलियन ईयर्स लेता है। क्लियर है, तो ये चीज है, इसको समझिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टार्स की। स्टार्स, तो स्टार्स जो है, स्टार एक बड़ा गैसियस बॉडी होता है जो अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। तो एक तरह से समझ लीजिए, ये जो गैसियस बॉडी है, क्या है, गैसियस बॉडी है जो क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है और इस प्रोसेस से लाइट और हीट जो है प्रोड्यूस करता है। लाइट और हीट जो है प्रोड्यूस करता है, लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। फिर जो है सन, सूर्य भी एक मीडियम कह सकते हैं स्टार है। क्या है, सूर्य जो है, सन जो है एक मीडियम साइज स्टार है। स्टार्स के कलर से उनकी टेम्परेचर का पता लगता है। ब्लू स्टार का मतलब हो गया बहुत हॉट, और येलो स्टार का मतलब हो गया मीडियम हॉट। जैसे आप सन को देखते हैं, ठीक है, तो येलो रहता है तो उस टाइम जो है मीडियम हॉट होता है। और रेड स्टार मतलब रिलेटिवली क्या होता है, कूलर होता है, रिलेटिवली कूलर होता है, ये चीज समझना है। तो ब्लू स्टार अगर दिखे तो समझिएगा कि बहुत हॉट है, और येलो स्टार होता है जैसे मीडियम हॉट होता है ना। और रेड स्टार रिलेटिवली कूलर होते हैं, समझे, है ना। जैसे आप जैसे आग जलाते हैं ना, तो उस टाइम जो है रेड, येलो और क्या कहते हैं, ब्लू कलर दिखाई पड़ता होगा। तो जहाँ ब्लू दिख रहा है ना, वहाँ सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, और जहाँ येलो दिखता है वहाँ मीडियम हॉट होता है, और रेड वाले पोर्शन में रिलेटिवली कम हॉट होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिलेशन की, ठीक है ना। किसकी, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। अब ये इसको समझिएगा, कॉन्स्टिलेशन जो है, ठीक है, जिसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, स्टार का ग्रुप जो स्काई में एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है, उससे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, राइट। जैसे आप इसका एग्जाम्पल जो है अलग अलग देख सकते हैं। उर्सा मेजर, क्या है, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या है, एक तरह का कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तऋषि। इंडियन कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट ये है, समझे। तो उसके बाद जो है ओरियन, जिसको क्या है, ओरियन, समझे। ओरियन, ओरियन का मतलब हो गया जिसको हंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं। उसी टाइप से गैसियोपिया है। क्या है, कैसियो, कैसियोपिया, ठीक है, क्या है, कैसियोपिया, राइट। तो ये सारे जो है आपका कॉन्स्टिलेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिलेशन का कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, राइट। अब सोलर सिस्टम की हम बात करेंगे। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, क्या है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है एक सिस्टम है
जिसमें सन, सूर्य यानी 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स और कॉमेट्स शामिल होते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, आपका सन भी आ गया, प्लैनेट्स भी आ गया, सैटेलाइट्स भी आ गया, एस्टेरॉइड भी आ गया, मेटेओराइट्स भी आ गया, राइट। ये सारे जो है सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। क्लियर है। ये सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के अंदर जो है घूमता है, समझ रहे हैं। यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसके अंडर में जो है उसके चारों तरफ घूमता है, तो इसको हम सोलर सिस्टम कहेंगे, राइट। क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम की अगर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स है इसको समझिएगा। सोलर सिस्टम का कंपोनेंट्स, ये एक स्टार है, क्या है, ये एक स्टार है, सोलर सिस्टम का सेंटर, ठीक है। क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर। सन की एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होती है। सन का डायमीटर जो है 1.39 मिलियन किलोमीटर है और ये सोलर सिस्टम का 99.86% मास रखता है, समझे। तो ये चीज समझना है। सोलर जो सन है वो एक तरह का स्टार है, सोलर सिस्टम का सेंटर कह सकते हैं, है ना। और सन की एनर्जी का सोर्स है, क्या है, सन जो है, सन की एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहीं से एनर्जी आता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सन का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है और ये सोलर सिस्टम का 99.86% मास जो है कंटेन करता है। इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स की बात करें तो देखिए प्लैनेट्स जो है ना, यहाँ पर टोटल आपको 8 प्लैनेट्स देखने को मिलेगा, जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है ना। एक है इनर प्लैनेट्स, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहेंगे। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहेंगे, जिसमें जो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आता है। क्या क्या आता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आता है। एम भेम याद रखिए, एम भेम, ठीक है, एम भेम, एम भेम, समझे। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये जो है इनर प्लैनेट्स यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है छोटे और रॉकी, ठीक है, और डेंस होते हैं। क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे रॉकी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और डेंस होते हैं, इसको हम इनर प्लैनेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इनर प्लैनेट्स कहेंगे। और एक तरह से जो रॉकी और डेंस होती है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, ठीक है, और रॉकी टाइप से कह सकते हैं, रॉक पार्टिकल से बना है, ऐसा कह लीजिए, समझे। इनके पास जो है रिंग सिस्टम नहीं होता है, इनके पास रिंग सिस्टम नहीं होता है, मतलब जो इनर प्लैनेट्स है, देयर इज नो रिंग सिस्टम, देयर इज नो रिंग सिस्टम, समझे। अब उसके बाद हम बात करेंगे आउटर प्लैनेट की। क्या है, आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट के अंदर जो है आपको इसको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स के अंदर आता है, जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं या फिर गैस प्लैनेट कहेंगे, सॉरी गैस जायंट कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस जायंट कहेंगे। ये चीज पता होना चाहिए। आउटर प्लैनेट्स जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं या फिर गैस जायंट कहते हैं, जिसके अंदर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स आते हैं, राइट। ये बहुत बड़े और गैसियस होते हैं, इनके पास रिंग सिस्टम होता है और बहुत ज्यादा मून्स होते हैं इनके पास, समझे, ये चीज है। और इसको याद रखने के लिए
आप बचपन से भी पढ़ रहे होंगे, पहले एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे। ये स्टेटमेंट लिखा रहता है, मतलब एक सेंटेंस है ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। समझे, मतलब जो है इसमें जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 प्लेनेट आपको याद रखना है। कैसे? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, जस्ट सर्व अस नूडल्स, राइट। ये चीज ध्यान रखना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, राइट। तो ये है। उसके बाद जो है हम मून्स की बात करेंगे, किसकी? मून्स की। अब देखिए जो मून्स होते हैं ना, है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं इसको नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स, समझे। अब देखिए ये जो है प्लैनेट्स के आसपास क्या होता है, घूमने वाले नेचुरल बॉडीज होते हैं, है ना। जैसे अर्थ का एक मून है जिसको हम चांद कहते हैं। क्या है? अर्थ का एक मून जिसको हम चांद कहते हैं, और जुपिटर के 95 से ज्यादा मून्स है, और ये लार्जेस्ट है, ठीक है। क्या है? ये लार्जेस्ट है, जुपिटर के 95 से ज्यादा मून्स है, और ये लार्जेस्ट है ना, गैनीमेड, है ना, इसको हम कहते हैं गैनीमेड्स, राइट। लार्जेस्ट जो होता है उसको गैनीमेड्स कहेंगे। फिर जो है हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड की, किसकी? एस्ट्रॉइड की। तो देखिए एस्ट्रॉइड्स जो है क्या होता है, समझिए इसको। एस्ट्रॉइड, इसको हम नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में छोटे ग्रह कह सकते हैं। ये छोटे रॉक बॉडीज होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच का जो है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलता है, मतलब बेल्ट के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने 4 इधर बॉडी बताया और 4 इधर, तो बीच में ऐसे जो होता है, जो छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल से बनते हैं, समझे। तो ये जो बेल्ट बन रहा है ना इस टाइप से, इस बेल्ट को हम कहेंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड बेल्ट, समझे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर इधर जो है, यहाँ पर लास्ट में जो मार्स और इधर जुपिटर देखने को मिलेगा। क्या है? मार्स और इधर जुपिटर देखने को मिलेगा, और मार्स और जुपिटर के बीच का जो बेल्ट होता है उसी को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये जो छोटे छोटे रॉकी बॉडी से बने होते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं छोटी छोटी रॉकी बॉडीज होते हैं, समझे। तो इसी को हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, राइट। क्लियर है। जैसे जैसे सीरीज होता है, वेस्टा होता है, पालाज होता है, तो ये सब जो है क्या है, ये सब जो है आपका एस्ट्रॉइड है। क्या है? एस्ट्रॉइड है। क्लियर है। क्या है? एस्ट्रॉइड है, समझे। उसके बाद जो है कॉमेट्स। क्या है? कॉमेट्स। तो कॉमेट्स को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु, जिसको आपने हिंदी में सुना होगा। क्या कहते हैं? कॉमेट्स, समझिए इसको। कॉमेट्स जो है जिसको आप धूमकेतु कहते हो, है ना। कॉमेट्स आइसी बॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? आइसी बॉडीज होते हैं, ठीक है। कैसा बॉडीज? आइसी बॉडीज होते हैं जो सन के आसपास आते ही मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? जो आइसी बॉडी होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं? आइसी बॉडीज होते हैं जो सन के पास आते ही, क्योंकि वहाँ हीट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जब हीट मिलता है तो मेल्ट होता है, ठीक है। तो मेल्ट होगा और एक टेल, जो एक टाइप से कह सकते हैं टेल बना लेता है, जिसको पूंछ कहते हैं, ठीक है, पूंछ, ठीक है, पूंछ बना लेता है। तो इस टाइप से जो है कॉमेट्स, समझ में आ गया। और यहाँ कुछ फेमस कॉमेट्स जो है आपको याद रखना है, जैसे हेली कॉमेट। हेली कॉमेट हर 76 ईयर में, ठीक है, वो दिखाई देगा आपको। कितने साल में? 76 ईयर में जो है हेली कॉमेट जो आपको दिखाई देगा, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। क्लियर है। उसके बाद जो है आपको मेटेरॉइड्स है। क्या है? मेटेरॉइड्स। आप समझिए इसको। मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स, समझे। तो मेटेरॉइड्स, मेट्योर और मेटेरॉइड्स, आप समझिए यहाँ 3 वर्ड है। एक तो मेटेरॉइड्स है,
METEOROIDS, मेटियोराइड, ठीक है। दूसरा है मेटियोर्स और तीसरा है मेटियोराइट्स। मैं स्पेलिंग तीनों का लिख देता हूँ, है ना। दूसरा है आपका मेटियोर्स, METEORS, मेटियोर्स। और तीसरा है मेटियोराइट्स, मेटियो, ठीक है, मेटियोराइट्स। क्या है? मेटियोराइट्स। क्लियर है? ये 3 वर्ड है, समझे? क्या है? 3 वर्ड है। अब इसको समझिए, स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ जो है थोड़ा सा पेन जो है ना थोड़ा फिसल जाता है कई बार, तो राइटिंग भी बिगड़ जाता है। मेटियोराइट्स, METEOROIDS, मेटियोराइट्स। दूसरा है METEOR, मेट्योर्स। अगर प्लूरल बनाना है तो एस लगा दीजिए। उसके बाद मेट्योराइट है, METEORITE, एस लगाना है तो लगा दीजिए। अब तीनों वर्ड को समझिए एक एक करके, ठीक है। तो देखिए मेट्योराइट्स जो है, मेट्योराइट ये वाला, ये ठीक है, छोटी रोकी या मेटाबॉलिक यानी कि मेटालिक बॉडी जो स्पेस में क्या होता है घूम रही होती है, उसको हम मेट्योराइड कहेंगे। किसमें घूमती है? ये स्पेस में आपको घूमता हुआ नजर आएगा, समझे। स्पेस के अंदर जो है जो छोटी रोकी या मेटालिक बॉडी होता है वो स्पेस में घूमता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मेट्योर्स जो है, मेट्योर्स, समझे, जब मेट्योराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है या एंटर करता है और बर्न हो जाता है, जिसको हम जब बर्न होता है ना तो उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार, समझे। तो उसको हम मेट्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेट्योर कहेंगे, ठीक है। तो समझे कि नहीं? यानी ये जो मेट्रोइड है वो जब अर्थ पर एंट्री मारता है और वो बर्न होकर, है ना, बर्न हो जाता है ना, तो वो मेट्योर है। क्या है? मेट्योर है। और जो बर्न होता है, ठीक है, जो बर्न होने के बाद बनता है उसको हम एक तरह से कह सकते हैं शूटिंग स्टार। क्या कहेंगे? शूटिंग स्टार। उसके बाद जो है मेट्योराइट्स की अगर बात करें तो अगर वही एटमॉस्फेयर क्रॉस करके अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए, ठीक है, किस कहाँ तक? अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए तो वो बन जाता है मेट्योराइट, ठीक है। क्लियर है? अब तीनों के एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो छोटी छोटी रॉकी या फिर मेटालिक बॉडी होता है जो स्पेस में घूम रही होती है उसको तो हम मेटेओराइड कहेंगे। उसके बाद जब मेटेओराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, यहाँ एटमॉस्फेयर वर्ड ध्यान रखिएगा, जब मेटेओराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, इंटर करता है और बर्न हो जाता है, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, तो वो आपका मेटेओर बन जाता है। मतलब बर्न होने के बाद जो भी चीज बनता है उसको हम मेट्योर कहेंगे। उसके बाद अगर वो एटमॉस्फेयर क्रॉस करके, समझे, यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है क्रॉस करके आपका अर्थ सरफेस तक जो है पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए? अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए। क्लियर है? तो उसको हम कहेंगे मेट्योराइट। क्या कहेंगे? मेट्योराइट। यानी कि अर्थ के सरफेस पे आएगा। क्या आएगा? अर्थ सरफेस पर जब आ जाएगा तो तब कहेंगे हम ये आपका मेट्योराइट्स है। क्या है? शूटिंग स्टार। जब ये जो मेट्योराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे मान के चलिए ये अर्थ है और यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, राइट, तो क्या होता है इधर से फट के आया, इस सरफेस पर आया, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ जो बर्न होता है यहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे मेट्योर्स। क्या कहेंगे? मेट्योर्स। और यहाँ से बर्न होने के बाद जब ये एंट्री अंदर कर जाएगा, ठीक है, क्या है, मतलब अर्थ के सरफेस पे, ये जो अर्थ है ना इस सरफेस पे आ जाएगा, तो यहाँ जो आया, जो चीज बना यहाँ पर, उसको हम मेट्योराइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेट्योराइट्स। क्लियर है? ये चीज तीनों में डिफरेंस है। क्या है? ये तीनों जो है आपको समझना पड़ेगा, राइट। यही चीज है। आई होप कि मेट्योराइट्स, मेट्योर्स और मेट्योराइट्स में तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। क्लियर है? अब जो है अर्थ जो है ना, एक क्या है, एक स्पेशल प्लेनेट है। अब देखिए अर्थ के बारे में हम बता रहे, ठीक है। अर्थ, अर्थ क्या है? एक स्पेशल प्लेनेट है।
स्पेशल प्लैनेट है। क्या है? स्पेशल प्लैनेट। क्लियर है? अब देखिए, अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन है। क्या है? एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन है। लिक्विड वाटर अवेलेबल है। क्या है? लिक्विड वाटर अवेलेबल है। लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस है यहाँ पर। क्या है? लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस है। समझे? अर्थ का सैटेलाइट्स मून भी इसके इन्वायरमेंट पर क्या होता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? अर्थ का सैटेलाइट मून भी इसके एनवायरनमेंट पर क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज समझना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया अर्थ। तो अर्थ जो है एक स्पेशल सैटेलाइट है। अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, आपको वाटर अवेलेबल है और लाइफ सपोर्टिंग जो भी कंडीशंस है वो आपको अर्थ के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है? अब अर्थ का सैटेलाइट को मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून कहा जाता है। और जो मून है, ठीक है, इसके इन्वायरमेंट पर इम्पोर्टेंट रोल, ये इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी एक क्या कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जो आपके यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, या फिर ये यूपीपीसीएस हो या फिर एईडीओ हो या फिर ईपीएफसी हो, ठीक है, या ईपीएफओ है, ये सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। जैसे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग थ्योरी से होती है, ये चीज पता है। यूनिवर्स का स्टार्टिंग जो है कहाँ से होती है? बिग बैंग थ्योरी से होती है। मिल्की वे का शेप जो है स्पाइरल है। क्या है? मिल्की वे का शेप जो है स्पाइरल है। सन एक मीडियम साइज येलो स्टार है। क्या है? सन एक मीडियम साइज येलो स्टार है। और प्लैनेट्स का ऑर्डर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो है प्लैनेट्स का ऑर्डर है। समझे? क्या है? प्लैनेट्स का ऑर्डर है। मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून। क्लियर है? तो ये सब ध्यान रखना इसी ऑर्डर में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसमें मार्स और जुपिटर, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है आपको मार्स और जुपिटर के बीच पाया जाता है। और हेलिज कॉमेट जो है 76 ईयर्स में एक बार आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। फिर लार्जेस्ट मून जो है आपको जिसको हम कहते हैं गैनीमेड, है ना, जो जुपिटर का मून है, राइट। और यहाँ पर जो है आपको 95 से ज़्यादा मून जो है दिखाई देगा, मतलब पाया जाता है यहाँ पे। फिर अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून। क्या है? अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए फटाफट। इस तरीके से हम जो है इस चीज को समझे हैं। फिर अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थ शेप, साइज और स्ट्रक्चर। समझे? अर्थ शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर राइट। अर्थ शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, अर्थ शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए, अगर अर्थ की शेप की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है कहते हैं ना, इसके सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए, है ना, एक सेकेंड, हाँ, इस चीज को सबसे पहले समझने के लिए जो है ना, जो अर्थ का शेप है ना, मतलब एक तरह से उसकी जो आकार कहते हैं वो समझना पड़ेगा कैसा है, जो आकार है वो कैसा है ना। अगर मान के चलिए अपनी आंख से आप किसी चीज को देखते हो, जैसे मान के चलिए अर्थ को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ जो है हम फ्लैट जैसे समतल जैसे लगता है,
आंख से अगर देखेंगे आप, ठीक है, तो कैसा लगता है? समतल जैसा लगता है, क्योंकि हम छोटी जगह पर रहते हैं। एक जगह पर, जैसे मान के चलिए ये बड़ा सा अर्थ है, ठीक है, और हम यहाँ पर रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो गोला दिख रहा है, समझे। लेकिन आप जब अर्थ पर जहाँ जहाँ भी रहते हैं ना, तो आपको कैसा दिखाई देता है? एक फ्लैट सरफेस जैसा दिखता है ना। क्यों? क्योंकि आप इतने बड़ा जो अर्थ है उसमें एक छोटे से पार्ट में रह रहे हैं, तो इसीलिए ये जो फ्लैट दिखता है, समतल जैसा दिखता है ना। क्योंकि ज्यादा स्पेस है, और ये जो है, जैसे आप गेंद है, गेंद मान के बॉल बॉल है, अब छोटा सा पार्टिकल मान के चलिए, एक चींटी है छोटा सा, वो एक और बॉल के सरफेस पे है, तो उसको फ्लैट जैसा ही दिखेगा, क्योंकि छोटा सा प्राणी है और छोटा सा स्पेस ले रहा है, समझे। तो सेम चीज जो हम जो लोग जहाँ जहाँ घर बनाते हैं, जो भी है, तो हमें लगता है फ्लैट है, जबकि फ्लैट नहीं है, ठीक है, समतल नहीं है ना। बस इसलिए समतल दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और हमारा स्पेस जो बहुत कम स्पेस लेता है, मतलब इस टाइप से, समझे। तो ये जो है, यहाँ जो साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से जो है, अगर बात करें अर्थ का शेप, तो ओबलेट स्फेरॉइड शेप होता है। क्या होता है? ओबलेट ओबलेट स्फेरॉइड। क्या है? स्फेरॉइड, SPHEROID, स्फेरॉइड, है ना। स्फेरॉइड, ओबलेट स्फेरॉइड, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है। फिर जो है, ओबलेट स्फेरॉइड का मतलब ये है कि अर्थ जो है बिल्कुल परफेक्ट गोल क्या है? स्फेयर है। क्या है? मतलब एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, बिल्कुल भी ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल स्फेयर जैसा है, बल्कि, ठीक है, वो एक तरह से जैसे पोल्स होते हैं ना, है ना, नॉर्थ में और साउथ में, तो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। क्या है? थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और कह सकते हैं थोड़ा सा चिपके हुए हैं, समझे। और जो इक्वेटर है ना, और जो हम जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, थोड़ा सा बल्ज्ड क्या है, यानी कि उभरा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, वह तो बल्ज है, उभरा हुआ है, ठीक है। और आपका जो पोल्स है ना, क्या है? पोल्स, वो थोड़ा सा चिपका हुआ है। क्या है? चिपका हुआ है, क्लियर है? इस टाइप से कह सकते हैं। पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है आपको थोड़ा सा फ्लैट एंड चिपका हुआ नजर आएगा, और जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, थोड़ा सा बल्ज यानी उभरा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसी वजह से इक्वेटोरियल डायमीटर जो है आपको 12,775 सॉरी 756 किलोमीटर देखने को मिलेगा। भूमध्य व्यास जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर, तो ये याद रखिएगा। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है, इक्वेटोरियल डायमीटर आपका कितना? 12,756 किलोमीटर, राइट। और जो पोलर डायमीटर है, पोलर डायमीटर, राइट, वो आपका ध्रुवीय व्यास जिसको कहते हैं 12,714 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 56 और ये 14, अंतर तो है ना, समझे। तो ये चीज है, और ये जो डिफरेंस है ना, समझे, ये जो डिफरेंस है, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये देखिए, ये ऐसा ऐसा इसको मान लीजिए पोल है, पोल पे क्या है? थोड़ा सा चिपका हुआ है, और इक्वेटोरियल इधर से ऐसे करके मान लीजिए, ये इक्वेटोरियल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका कितना? 12,756 है, कितना? 756। और ये वाला डायमीटर है आपका है 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर, ये याद रखना है, क्लियर है। और दोनों का डिफरेंस मतलब ये जो दोनों में माइनस करेंगे, ये आपको कितना? 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर का डिफरेंस देखेंगे। और इस, है ना, तो ये 42 किलोमीटर डिफरेंस है। मतलब जैसे इक्वेटोरियल डिस्टेंस और जो पोल्स का डिस्टेंस है, वो, ठीक है, उसके डिफरेंस जो है 42 किलोमीटर है। कितना है? 42 किलोमीटर है। तो अर्थ का रियल शेप जो है ना,
एक तरह से कह सकते हैं जियोइड है। कैसा है? जियोइड। क्लियर है? GEOID जियोइड है। कैसा है? अर्थ का शेप जो है आप कह सकते हैं जियोइड है, मतलब इसको हम यूं भी कह सकते हैं अर्थ लाइक शेप है। क्या है? अर्थ लाइक शेप है, यानी कि एक स्फीयर जो थोड़ा चिपका भी है और थोड़ा उभरा है। किधर उभरा है और किधर चिपका है वो मैंने समझा दिया है। तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है इक्वेटोरियल वाला, ये आपको उभरा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो ऊपर वाला है पोल्स वाला, नॉर्थ और साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये आपका साउथ पोल है। क्या है? ये आपका साउथ पोल है। तो इसका डिस्टेंस भी मैंने बता दिया। इसकी डिस्टेंस जो है आपकी कितना है? 12,714 किलोमीटर। और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो आपका 12,756 किलोमीटर है। और दोनों का डिफरेंस 42 किलोमीटर, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इतने का फर्क है इक्वेटोरियल और आपके नॉर्थ साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, ये है। उसके बाद जो है, तो मैंने ये भी समझा दिया कि अर्थ के रियल शेप कैसा होता है, तो आपका जियोइड कह सकते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। क्या है? अर्थ लाइक शेप, यानी कि ये स्फीयर जैसा चिपका भी है और थोड़ा सा उभरा होता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए इस चीज को प्रूफ के तौर पे, ठीक है ना, जो अर्थ जो है स्फीयर शेप का है, ठीक है, ये पृथ्वी के गोल होने का एक सबूत है। मतलब एक तरह से प्रूफ के तौर पे आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है, जो स्फेरिकल शेप है ना, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को एक तरह से कह सकते हैं प्रूफ के तौर पे। ठीक है, प्रूफ कर रहा है। तो इसको आप सोच रहे हो, जैसे आप सोचते हैं कि इसकी जो है, जो प्राचीन टाइम के लोग थे, ठीक है, उसको कैसे मतलब इंडिकेट किया, कैसे इसको इस चीज को जाना है, ठीक है, कि अर्थ जो है गोल है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे सीप का आपने देखा होगा कि डिसअपियर होने का क्या एग्जाम्पल है, समझे? जैसे सीप का डिसअपियर होने का जैसे एग्जाम्पल होता है, जब एक सीप समुद्र में क्या होता है, दूर जाता है, तो सबसे पहले उसका बॉटम जो होता है ना, नीचे का हिस्सा है ना, वो आपको गायब होता हुआ नजर आता है। फिर है ना, उसके बाद टॉप का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, टॉप का हिस्सा, ठीक है, वो आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो ये चीज है, ऐसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरा शिप जो है एक साथ गायब होता, समझे? जैसे मान के चलिए एक प्लेट होता है, तो प्लेट जैसे फ्लैट है, तो फ्लैट को आप फेंकेंगे समुद्र में तो एक ही साथ तो डूब जाएगा ना। ठीक है, जैसे से आप जो जहाज है उसको डुबाएंगे तो पहले एक सरफेस डूबेगा, फिर जाके पूरा मतलब फिर नीचे वाला डूबेगा, फिर जाके ऊपर वाला डूबता है, समझे? तो ये जो है, ये एक तरह से इसको एक प्रूफ के तौर पर समझिए कि ऐसा ही जो है हमारे अर्थ के केस में है। क्लियर है? अब समझते हैं लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। क्या है? लूनर एक्लिप्स। क्या है? लूनर इक्लिप्स, है ना। तो लूनर इक्लिप्स जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, जब अर्थ सन और मून के बीच आता है, क्या आता है, जिसको हिंदी वाले चंद्र ग्रहण समझेंगे, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। क्लियर है? क्या है? चंद्र ग्रहण, समझे? जब अर्थ सन और मून के बीच होता है, मान के चलिए ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है। क्लियर है? तो जब सन जो है, मतलब सॉरी, जब अर्थ सन और मून के बीच है ना, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या मान लो, इसको इसको मान लो अर्थ मान लो, इसको मान लो मून, ठीक है, सॉरी इसको सन मान लो, क्या मान लो, सन मान लो। और इस बीच में जो है ना आपका आ जाता है क्या, इस बीच में जो है आपका मून आ जाता है। क्या आ जाता है? मून आ जाता है। तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है ना। मतलब सन और अर्थ के बीच, जब सन और अर्थ के ठीक है, ओ एक मिनट, यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए जैसे ये सन है ना, सन ये हो गया,
और मून ये है, मान के चलिए मून ये है। तो कई बार क्या होता है ना, अर्थ जो है सन और मून के बीच आता है। क्या आता है? सन और मून। ये इसको मान लीजिए मून है, ठीक है, क्या है? मून। अब क्या होता है ना कि क्योंकि ये मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो घूमते 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 सन के सामने आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सन के सामने आएगा फिर पलट के उस साइड जाएगा। तो मान के चलिए ऐसा है, ये मून मान लिया और इससे भी बड़ा होगा अर्थ, ठीक है, मान के चलिए ऐसा अर्थ है। तो क्या होगा कि ये घूमते घूमते जब अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करते करते मान के चलिए यहाँ पर मून आ गया और ये बीच में जो अर्थ आ गया। क्या आ गया? ये हो गया अर्थ। तो यहाँ जब बीच में आता है ना, सन और मून के बीच जब अर्थ आ जाता है, तब जाके हमारा चंद्र ग्रहण लगता है, जिसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। क्लियर है? क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब सन और मून के बीच अर्थ आता है तो दैट इज कॉल्ड आपका क्या लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कहते हैं। राइट? क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, जो शेडो है हमेशा सर्कुलर गोल होता है, ये चीज ध्यान रखना है। शेडो जो है हमेशा सर्कुलर और गोल होता है, समझे? ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ क्या है? गोल है। ऑब्वियस सी बात है, जब चीजें क्या होती है, जो फ्लैट बनती है तो उसके हिसाब से उसका शेडो भी होगा। और जब ये चीज है ना, तो क्योंकि सर्कुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं उसका जो है मतलब जैसे गोल चीज देखेंगे रखेंगे, मान के चलिए आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। जैसे आप जो है क्या है, जो आपका वो है ना ग्लोब, ठीक है, ग्लोब को लाइट के सामने रखिएगा तो उसका जो परछाई बनेगा ना, वो गोल गोल जैसा बनेगा, ठीक है, गोल गोल जैसा, समझे? तो ये चीज एक तरह से यहाँ से भी एक प्रूफ ले सकते हैं, है ना? तो ये चीज है। उसके बाद जो है ये जो टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या है? टाइम डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट का कंट्री में आपको अलग अलग टाइम होता है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब अर्थ गोल है ना? ऑब्वियस सी बात है, ये गोल है तभी जो है टाइम डिफरेंस है, और अपने एक्सिस पर क्या है? घूम रही होती है। इसके वजह से जो है टाइम डिफरेंसेस होता है। अलग अलग कंट्री में आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। तो ये है। उसके बाद सैटेलाइट इमेज की अगर बात करें, किसकी? सैटेलाइट इमेज की। सैटेलाइट इमेज, राइट? क्या है? सैटेलाइट इमेज। अब समझिए आज के टाइम में जो है हमें स्पेस, है ना, स्पेस से क्लियर दिखाई देता है कि अर्थ गोल है। क्या है? अर्थ जो है आपका गोल है, समझे? साइज, अब इसकी साइज की बात करें, है ना, साइज ऑफ अर्थ, है ना, तो ये देखिए इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस। क्या है? इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस जो है आपका 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है। मतलब समझे कि नहीं? जैसे ऐसा है शेप, है ना, और जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है, क्या है? इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस जब ऐसे आप जैसे इस टाइप से आप मेजर करेंगे, तो ये वाला जो है आपका इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऐसा वाला, वो आपको जो है 40,076 किलोमीटर मिलेगा। राइट? और पोलर सरकमफ्रेंस जो है, जिसको ध्रुवीय परिधि कहते हैं, वो आपको 40,008 किलोमीटर है। कितने? 40,008 किलोमीटर है, समझे? और डिफरेंस जो है, और ये चीज है, तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से। कितने का डिफरेंस हो गया? लगभग लगभग 68 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब इक्वेटोरियल और पोलर सरकमफ्रेंस के बीच जो है डिफरेंस है ना? मतलब पोलर सरकमफ्रेंस मतलब इस टाइप से जो जा रहा है, ऐसा करके आपने देखा होगा ग्लोब पे, समझे? तो ये चीज है ना? अब यहाँ पर इक्वेटोरियल रेडियस की अगर बात करें, इक्वेटोरियल रेडियस का मतलब हो गया ये वाला जो इक्वेटर है ना, ये वाला रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना, वो है 6,000 कितना 378 किलोमीटर। कितना है ये डिस्टेंस जो है? 6,378 किलोमीटर। राइट? ये जो डिस्टेंस है 6,378 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और यही अगर पोलर डिस्टेंस की बात करें
पोलर रेडियस की, तो पोलर रेडियस आपको मिल जाएगा 6357 किलोमीटर। कितना है? 6357 किलोमीटर जो है आपको पोलर डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस दिख रहा है ना। इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, लगभग लगभग कितना 3 और इधर 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने? 21 किलोमीटर का डिफरेंस। क्लियर है। अब यहाँ देखिए सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो है आपको 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर 7/10 पार्ट जो है वाटर है और 3/10 पार्ट जो है आपको लैंड दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है ज्यादातर पार्ट में क्या है? वाटर है। अगर मान के चलिए पूरे पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, समझे, यानी कंप्लीट 10 को 10 कंज्यूम एज्यूम करेंगे तो 10 में से 7 पे जो है आपका वाटर दिखाई दे रहा है और 3 पार्ट में ही आपको लैंड यानी कि सरफेस दिखाई दे रहा है। समझे। तो एक तरह से यहाँ पर जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि जितना भी सरफेस एरिया है, क्लियर है, जितना भी सरफेस एरिया है उसका 7/10 पार्ट जो है वाटर दिखाई दे रहा है और 3/10 पार्ट जो है आपका लैंड दिखाई पड़ता है। क्लियर है। ये चीज है। फिर मास ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो मास ऑफ अर्थ जो है आपको 5.972 किलो 2 × 10⁻24 किलो में kg जो है आपको मास ऑफ अर्थ देखने को मिलेगा। कितना? 5.972 into 10⁻24 kg, राइट। एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। अर्थ जो है एक मीडियम साइज प्लेनेट है। जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जाइंट से छोटी है। क्या है? जुपिटर और सैटर्न जो है जो कि एक गैस जाइंट से भी क्या है, ये छोटी है, लेकिन मरकरी और मार्स से बड़ी है। किससे? मरकरी और मार्स से जो है आपको अर्थ जो है बड़ी बड़ी है और आपके जुपिटर और सैटर्न से छोटी है ना, जो कि गैसियस बॉडीज है और एक ह्यूज, जिसको जाइंट कहते हैं ना, जाइंट मतलब क्या होता है? ह्यूज। ठीक है, ह्यूज बॉडी है। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर स्ट्रक्चर की बात करें, अर्थ की स्ट्रक्चर की, तो देखिए जो अर्थ की स्ट्रक्चर है ना, क्या है अर्थ की स्ट्रक्चर, तो यहाँ जो है समझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की अगर बात करें तो अर्थ का जो अंदर का पार्ट है ना वो है ना। हम सब जो है इसको इसलिए देख पाते हैं, जो सरफेस है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको देख पाते हैं क्योंकि वो जो है ना मतलब एक कह सकते हैं कि एक अंदर का वो पार्ट है ना। और हम सब इसे इजीली जो है देख सकते हैं जितने भी सरफेस है उसको, लेकिन अंदर क्या है नहीं है, समझे, वो चीज हमें पता नहीं है ना। तो वो साइंस के हिसाब से या स्टडी के हिसाब से हम उस चीज को पता करते हैं। जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो सारी चीज एक एक करके है ना डिटेल पता करते हैं। ठीक है। तो अर्थ के अंदर की स्ट्रक्चर मेनली 3 लेयर्स में जो है, कितने लेयर्स में? 3 लेयर्स में जो है बटा हुआ है ना। मेनली 3 और भी है, लेकिन मेनली आपको 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्लियर है। ये है क्या, इसमें जो है पहला जो है क्रस्ट, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रस्ट, है ना, जिसको है ना जो भी हिंदी में कहते हैं भूपटल, जो भी कहना है। ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है ये अर्थ की आउटर मोस्ट यानी सबसे ऊपर की लेयर जो होता है, जैसे मान के चलिए ये अर्थ मैंने बना दिया और ये इस टाइप से लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करके सबसे ऊपर का जो सरफेस है ना उसको हम क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रस्ट। ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कहेंगे। इसका थिकनेस जो है लगभग 30 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जो है इसका थिकनेस दिखाई देगा, मतलब है। और इसके जो है ना 2 टाइप है क्रस्ट का जो है। अगर इसको डिवाइड करूं तो ये 2 टाइप्स के आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स के दिखाई पड़ेंगे।
तो इसमें एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और दूसरा है ओशियानिक क्रस्ट, क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, राइट। अब देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है जहाँ लैंड है ना, और इसकी थिकनेस जो है लगभग है ना, मतलब मोटा मोटी मान सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर, कितना, 30 से 40 किलोमीटर, क्लियर है, 30 से 40 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ लैंड है, समझे, और थिक जो है 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में। इसका मेन जो है, मेन रॉक ग्रेनाइट, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको कंबाइन रूप से बनता है सिलिका और एल्यूमिनियम, तो दोनों को मिलाकर सियाल बनता है, क्या बनता है, दोनों को मिलाकर सियाल। दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, क्या है, दूसरा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, समझे। अब देखिए ओशियनिक क्रस्ट जो है जहाँ समुंदर है, क्या है, जहाँ समुद्र है ना, और ये पतला सा इसको मान सकते हैं, जो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में होता है। ओशियनिक क्रस्ट जो आपको 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगा, ठीक है। इसका मेन जो है रॉक है बसाल्ट, क्या है, बसाल्ट, तो ये ध्यान रखना है। तो एक तरह से कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए इतना वाला पोर्शन है, क्या है, इतना ऊपर वाला जो है आपका क्या है, क्रस्ट वाला है, क्रस्ट का जो है क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, जहाँ जो है ये जो अदर वाला बीच का पार्ट 5 से 10 किलोमीटर के बीच है ना, 5 से 10 किलोमीटर का रेंज वो आपका है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, क्या है, ओशियनिक क्रस्ट, जिसमें एक पतला लेयर 5 से 10 किलोमीटर का है, और इसका मेन रॉक जो है बासाल्ट है, क्या है, बासाल्ट, क्लियर है, बासाल्ट। और ये जो बासाल्ट जो है किससे बना होता है, तो ये है सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से, सॉरी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, किससे, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमा, यानी SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, सीमा, राइट, क्या कहेंगे, सीमा, सीमा मतलब जो बसाल्ट रॉक है ना, उसको हम सीमा कहेंगे, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, क्लियर है। अब यहाँ जो है, यहाँ याद रखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ठीक है, ये सियाल, याद रखना है, सिलिका और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन। उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट जो है, ओशियानिक क्रस्ट जो है सीमा याद रखना है, ओशियानिक क्रस्ट सीमा मतलब सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ये दो चीज जरूर से याद रखिएगा, समझे। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा लेयर की। तो देखिए हमने बात कर ली ऊपर वाला सरफेस, ये वाला, जैसे मान के चलिए मैं सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ऐसे करके एक टुकड़ा लेके बता रहा हूँ, जैसे ये मान के चलिए एक टुकड़ा काट लिया और ये सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस आपका है कौन सा सरफेस बताइए, क्रस्ट हो गया, ये आपका क्रस्ट हो गया, क्या हो गया, ये आपका क्रस्ट। उसके नीचे आ जाइए, अब क्रस्ट में दो पार्ट हो गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है आपका ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऊपर वाला जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, नीचे वाला ओशियनिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, और ओशियनिक क्रस्ट में सीमा दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद नीचे वाला सरफेस, इससे नीचे वाले सरफेस जो है आप आ जाइए, उसके बाद मेंटल है, क्या है, मेंटल, ये वाला जो है आप मान लीजिए इसको मेंटल है, क्या है, मेंटल, ठीक है, मेंटल। अब यहाँ समझिए जो क्रस्ट के नीचे का मेंटल है ना, और ये इसका डेप्थ जो है आपको मिलेगा 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच, कितने, 2900 किलोमीटर तक जो है इसका रेंज आपको देखने को मिलेगा। मतलब 30 किलोमीटर, जैसे अर्थ के सरफेस देखेंगे ना, तो अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे 30 किलोमीटर, फिर वहां से स्टार्ट होके आपको 2900 किलोमीटर के बीच का रेंज जो है ना आपको मिलेगा मेंटल, राइट, क्या मिलेगा, मेंटल। तो मेंटल में जो मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा पाया जाता है, या इस वाले पोर्शन में जो है आपको आयरन
और मैग्नीशियम Mg। आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा? आयरन और मैग्नीशियम आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको पक्का पता रहना चाहिए। क्लियर? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम माफिक रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माफिक रॉक भी कहा जाता है। ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम और फेरम से बना होता है, इसीलिए दोनों को मिलाएंगे तो माफिक कह दीजिए। ठीक है, माफिक रॉक कहा जाता है। मेंटल के अंदर, ठीक है, रॉक्स जो है एक तरह से कह सकते हैं मोल्टेन, मतलब पिघलता हुआ नजर आएगा, है ना। और एक तरह से मोल्टेन स्टेट में आपको कह सकते हैं उसको, है ना, जिसे मेग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेग्मा। जो ये जो है आपका अंदर वाला रॉक जो है ना, ये नीचे वाला सरफेस, ये अंदर वाला, इसको हम मेग्मा क्या कहेंगे? मेग्मा। अब क्यों कहेंगे मेग्मा? क्योंकि मेग्मा का मतलब हो गया जो मोल्टेन स्टेट में हो, मेल्टेड स्टेट में हो। किस स्टेट में? मतलब पिघलते हुए ऐसा दिखाई पड़ेगा, समझे। मोल्टन का लीजिए या जो कहना का लीजिए। हाँ, तो ये समझ में आ गया। मेंटल का जो नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, वो मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, मेंटल के जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंटल के अलग अलग, मैं समझाता हूँ इसको एक बार। डायग्राम जो है फिर से बना देता हूँ। जैसे मान के चलिए पोर्शन है, और ये जो सरफेस है, ये वाला, ये तो मैंने समझा दिया, क्रस्ट का है। उसके बाद जो मेंटल है ना, मेंटल ये वाला है। इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स है ना। एक है अपर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं, तो इसको जो है अपर मेंटल कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये इसको कहेंगे अपर मेंटल। क्या कहेंगे? अपर मेंटल। और नीचे वाला जो है, इसको कहेंगे ये ऊपर वाला अपर मेंटल, नीचे वाला आपका लोअर मेंटल। क्या है? लोअर मेंटल। क्या कहेंगे? लोअर मेंटल। क्लियर है? अब देखिए, अपर मेंटल जो है, इसको हम कहते हैं स्टेनोस्फेयर। क्या कहेंगे? इसको, ये वाला जो अपर मेंटल है, उसको कहेंगे स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, राइट। क्या कहेंगे? स्टेनोस्फेयर। और जो लोअर मेंटल है, उसको हम कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है, उसको हम मीजोस्फेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोस्फेयर। क्या कहेंगे? मीजोस्फेयर। क्लियर है? ये थोड़ा सॉलिड और रिजिड होता है। क्या होता है? ये जो लोअर वाला है ना, ठीक है, तो पहले इसको समझिए। स्टेनोस्फेयर जो है आपका, स्टेनोस्फेयर, ये जो है आप सेमी मोल्टेन होता है। सेमी मोल्टेन समझ रहे हैं ना, है ना, ना ही लिक्विड के फॉर्म में, ना ही सॉलिड के फॉर्म में, मतलब बीच का, है ना। वो मोल्टेन तो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन सेमी, सेमी मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये है। इसी में जो प्लेट्स जितने भी है आपका, आपने नाम सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है ना, वो यहीं पर जो है ग्लाइड करती है। क्या करती है? यही अपर वाले मेंटल में जो है टेक्टोनिक प्लेट्स ग्लाइड करती है, प्लेट्स जो है ग्लाइड करती है, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद जो लोअर मेंटल है, मीजोस्फेयर है, क्या है? मीजोस्फेयर है, ये थोड़ा सॉलिड और रिजिड होता है। क्या होता है? ये थोड़ा, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना फिगर में, ये जो है आपका क्या होता है ना, थोड़ा सॉलिड और रिजिड होता है। क्या होता है? सॉलिड और रिजिड। क्या है? सॉलिड और रिजिड। क्लियर है? ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये थोड़ा सॉलिड और रिजिड होता है। क्लियर? अब देखिए, अब तीसरा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बच गया, है ना। इस पार्ट को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। हिंदी वाले समझ लीजिए, इसको कहेंगे केंद्र, है ना, केंद्र समझ लीजिए। क्लियर है? क्या कहेंगे? केंद्र। अब देखिए, इसमें जो है ये अर्थ का इनर मोस्ट, है ना, सबसे अंदर का हिस्सा है। इनर मोस्ट इसको कहेंगे, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, राइट। ये क्या है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है, इसको हम कोर कहेंगे। और इसकी डेप्थ की अगर बात करें, तो ये आपका जो मेंटल वाला पार्ट था, वो 2900 किलोमीटर तक था, 2900 तक
था इसका, ठीक है। उसके बाद का जो पोर्शन है मतलब उसके अंदर का, समझे, मतलब 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक जो है इसकी डेप्थ होती है कोर की। किसकी? कोर की। मतलब ऐसे समझ लिए, ये जो है 2900 से लेकर आपका 600 मतलब 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर तक जो है इसकी डेप्थ होती है। क्लियर है? अब जो है इस पोर्शन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो जैसे एक बार डायग्राम फिर से समझ लीजिए। अरे यार, हाँ ठीक है, ये डायग्राम है। अब जैसे ये जो है आपका कोर है, क्या है? ये आपका कोर हो गया, समझे? तो कोर को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स मतलब ये बीच से डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाले जो है आउटर कोर कह देंगे, क्या कहेंगे? आउटर कोर। और नीचे वाले जो है आपका इनर कोर है। क्या है? इनर कोर है। क्या है? इनर कोर है, राइट। क्या है? इनर कोर है। आउटर कोर और इनर कोर। क्लियर है? आउटर कोर और इनर कोर है। तो जो आउटर कोर है, समझे, आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। किस स्टेट में? ये वाला जो आउटर कोर है आपको लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ पर मेनली आपको आयरन और निकेल दिखाई देगा। आयरन और निकेल, आयरन और निकेल, राइट। ये भी, ये जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहीं पर जो है मतलब जो कोर है ना, कोर का आउटर सरफेस जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ नजर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये आउटर कोर, राइट। फिर इनर कोर की अगर बात करें, यहाँ जो है आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। क्या है? ये जो आपका इनर कोर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। क्लियर है? अब सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, और खास करके ये जो है आपको 5000 से लेकर, है ना, 6000, कितने तक? 6000 किलोमीटर जो है, सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस तक जो है इनर कोर में आपका टेम्परेचर देखने को मिलेगा, राइट। इसमें भी आयरन और निकेल होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ भी आयरन और निकेल जो है आपको मिलेगा यहाँ पर भी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये कोर में ही, ये पूरे कोर में जो है ना आपको आयरन और निकेल मिल जाएगा, आयरन और निकेल मिलेगा। क्लियर है? तो पूरे कोर के अंदर जो है आयरन और निकेल मिलेगा। बस क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस का है खेल, है ना। ये चीज है। तो टेम्परेचर पता चल गया, 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और ये सब चीजें। फिर उसके बाद जो है इसीलिए जो ये कोर है ना, इसको हम निफे कहते हैं। निफे 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 बोले तो निकेल और फेरम, निकेल और फेरम मतलब निकेल और आयरन का कॉम्बिनेशन। क्या है? निकेल और आयरन का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है मोहर विसिक डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम मोहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहो। मोहो का मतलब हो गया मोहो रो विसिक, मोहो रो विसिक, मोहो रो बेसिक, मोहरो बेसिक, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूटी, 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 मोहरो बेसिक डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम मोहो कहेंगे। ये बाउंड्री है, एक तरह से कह सकते हैं। क्या है? मोहरो बेसिक डिसकंटिन्यूटी। ये जो है मोहो जिसको हम कहते हैं ना, इसका पूरा नाम समझिए मोहरो बेसिक है। क्या है? मोहरो बेसिक, है ना। तो शॉर्ट में लिखा रहता मोहो, है ना। ये बाउंड्री है क्रस्ट और मेंटल के बीच का, हमने समझाया था वहां पर। देखिए ये जो है मान के चलिए क्या है, मेंटल है, ठीक है। ये क्या है? मेंटल है। और ये जो आपका कोर है,
क्या है, ये कोर है, और इस बीच का जो ये बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को हम कहेंगे मोहरोविसिक। मोहरो यही नाम दे दीजिए, ठीक है, मोहरोविसिक यही है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको शॉर्ट में मोह बोलते हैं, ये चीज पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है। क्या होता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये मेंटल और कोर के बीच का क्या है, बाउंड्री है। ये मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री है। क्या है? मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री है। क्लियर है, ये चीज समझना है। तो देखिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है क्या है, मेंटल और कोर के बीच का बाउंड्री समझिए इसको। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच का बाउंड्री है। मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री है। ठीक है, मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री है। अब देखिए कुछ चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री है। मेंटल एंड कोर के बीच का जो आपका बाउंड्री है वो आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, मोह जो है आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच का बाउंड्री है। मोह जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच का बाउंड्री है। क्लियर है, तो जो मिस्टेक से आपका कोर की जगह पे क्रस्ट लिखा गया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है, उसके बाद जो है अब आ जाइए, क्या है ये वाला जो है आपका ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। इस डिस्टेंस मतलब मेंटल और कोर के बीच का बाउंड्री जो है आपका क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और क्रस्ट और मेंटल का बीच का जो बाउंड्री है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम मोह। मोह मतलब समझ रहे हैं, मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद इतने सारी चीज होने के बाद जो है आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है। जैसे अर्थ का रियल शेप जो है जियोइड होता है, उसको ओवलाइट स्फेरॉइड भी बोल देंगे, ठीक है, जियोइड या ओवलेट स्फेरॉइड, राइट। उसके बाद जो है इक्वेटोरियल डायमीटर है। क्या है? इक्वेटोरियल डायमीटर है, जो कि 12,756 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। क्या है? 12,756 किलोमीटर। फिर यहाँ पर पोलर डायमीटर की अगर बात करें, यहाँ पर 12,714 किलोमीटर, जो कि मैंने पीछे बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और वाटर जो है 71% और लैंड जो है 29% आपको देखने को मिलेगा। लेयर ऑफ अर्थ जो है क्रस्ट मेंटल कोर में हमने डिवाइड किया, ठीक है, क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड किया। फिर क्रस्ट रॉक जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। क्रस्ट रॉक में क्या होता है, सियाल, याद रखिएगा, क्रस्ट को सियाल याद रखिएगा, समझे। फिर जो है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, फिर सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना है, समझे। तो ये चीज है। फिर कोर रॉक जो है निफे, जिसको निकेल प्लस आयरन। फिर जो बाउंड्री है मोहो, है ना, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो बाउंड्री है उसको मोहो कहेंगे, मोहर सिविक, है ना। और जो आपका गुटेनबर्ग है डिसकंटिन्यूटी, उसको हम कहेंगे मेंटल और कोर के बीच का बाउंड्री को, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्रस्ट है वो ऊपर वाला,
मेंटल है बीच वाला, है ना, और कोर जो है सबसे अंदर वाला, है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे अंडा होता है, क्या होता है अंडा, अंडा में आपने क्या देखा, सेल देखा है, ऊपर वाला जो है सेल होता है जो बहुत हार्ड होता है ना, तो उस सेल को जो है क्रस्ट बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, क्रस्ट बोल दीजिए। और उसके बाद अंदर वाला जो होता है, जैसे आप बॉईल करते हो ना अंडा को, तो अंडा को जब बॉईल करते हो तो बीच में जो है ना खाने वाला होता है, ठीक है, क्या होता है, बीच में खाने वाला होता है ना, और उसके अंदर जो है जो व्हाइट व्हाइट होता है ना, क्या होता है, व्हाइट व्हाइट। तो बीच वाला पार्ट को मान मान के चलिए ये वाला जो है, इसके अंदर जो है ये वाला, ठीक है, ये इसको आप बोल दीजिए क्या है, मेंटल, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट जो है ये, इसको आप योग जिसको कहते हैं उसको कोर बोल दीजिए। तो इस टाइप से आप समझ लीजिए पूरे अर्थ को एक अंडा के जैसा, और अंडा से कंपेयर करके समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को मैंने सिंपल से सिंपल, जितना सिंपल हो सकता था हमने समझाने की कोशिश किया है ना। और आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, क्योंकि इस तरीके से जब चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। बस ये है कि हम कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर का यूज नहीं कर सकते, इसका वजह है कि वैसा फीचर होने के लिए हमें थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, राइट। हमें डिजिटल बोर्ड, है ना, फिर एक दो स्टाफ को लगा के फिर डायग्राम वगैरह अलग से सेट साट करते रहेगा वो सब चीज़ें, तो इतना जो है अभी सफिशिएंट हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं उतना कर पाऊँ, क्योंकि सारा चीज़ मैनेज मुझे करना है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ करने के लिए थोड़ा सा, हाँ, लेकिन इतना है कि जो मैं डायग्राम बना देता हूँ ना, अगर उतना कर ले रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट। मेन चीज़ क्या है, कंटेंट है, मेन चीज़ कंटेंट है। और आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा कि किस है ना, स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए आंसर का, और किस कोई भी आंसर, कितना भी अनजान अननोन क्वेश्चन हो तो उसको कैसे आप आंसर को फ्रेम करेंगे, किस तरीके से आप सोचेंगे उस एग्जाम हॉल में, वो सारे हम किसी अलग पार्ट में, जो अलग सेक्शन में, अलग लेक्चर में जो है ना, उसको अलग से सेपरेट आपको बताएंगे, राइट। तो वो चीज़ आपको टेंशन फ्री रहना उन सब चीज़ में, क्योंकि आंसर राइटिंग भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कंटेंट है, क्योंकि दोनों चीज़ ज़रूरी है। आप किसी बड़े बड़े कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन आपका आंसर का इवेल्यूशन, ठीक है, वो प्रॉपर है या नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो स्किप कर देते हैं या फिर नहीं चेक कर पाते हैं, है ना, और आपको गाइड नहीं मिल पाता वहाँ से, समझे, क्योंकि भीड़ में किसको कॉपी चेक करेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ समस्या आती है। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको बेस्ट आंसर कैसे लिखना है, और आपको यूपीएससी का आंसर जब लिखेंगे फाइनल उसमें एग्जाम में, वहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट कैसे देना है सारे डिटेल जो है समझाएंगे, और कैसे एट द एंड आपको सोचना है, क्योंकि देखिए टाइम वहाँ पर लिमिट रहता है, उसी में आपको 250 शब्द लिखना है, ठीक है, 5 से 7 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर उसी में आपको फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम भी बनाने हैं, समझे। और आंसर को इतना कॉम्पैक्ट कर दीजिए, इतना आप लुक्रेटिव कर दीजिए कि जो एग्जामिनर है ना उसको क्या बोलते हैं इसको, है ना, मतलब जो चेक करेंगे ना तो आपके आंसर देख के ही खुश हो जाए, है ना। आपके आंसर को उनको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़ेगा, और जिस आंसर में उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ना, समझ लीजिए वहाँ पर है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, समझे। बस आंसर देखते ही उसके दिमाग में सेट हो जाए, अच्छा बंदे ने कि बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से आंसर लिखा है। क्योंकि देखिए आपको कोचिंग मार्केट के अंदर आपको बुक जब मार्केट निकलिएगा तो सेम बुक हर कोई पढ़ता है, और जितने भी लक्ष्मीकांत है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जो भी स्टैंडर्ड आपका रेफरेंस है, जो भी स्टडी मटेरियल है, लगभग लगभग लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सेम चीज़ को, है ना। और बहुत सारे रट भी लेते हैं उस चीज़ को, और वही आंसर वहाँ छाप के आएगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाला बढ़िया, ठीक है।
मार्क्स लेने के लिए आपको अलग आंसर लिखना पड़ेगा, एक यूनिक आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक प्रॉपर आंसर देखने को मिलेगा और तभी जाके आपको वहां पर अच्छा नंबर भी आ सकता है, समझे। तो इसको हम अलग से सेपरेटली बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी बने रहिएगा, है ना। अभी हमने ऑलमोस्ट दो चैप्टर्स कवर किए हैं, समझे। तो दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।